नमस्कार दोस्तों, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, एक बात हम यहां क्लियर कर देते हैं कि ह्यूरिस्टिक्स वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि बोलने में यह थोड़ा सा मुश्किल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ह्यूरिस्टिक्स वो रूल्स और मेंटल शॉर्टकट्स होते हैं जो लोग किसी इंफॉर्मेशन को ज्यादा एफिशिएंटली प्रोसेस कर सकते हैं, जैसे कि कोई सेट ऑफ अजम्पशन जिसे सही ढंग से प्रिडिक्ट किया जा सके। दोस्तों, इस बुक समरी से जो सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया आप ड्रॉ कर पाएंगे वो फैक्ट है कि ह्यूमन ब्रेन 2 टाइप्स ऑफ मोड में काम करता है। पहला वाला है फास्ट, इंट्यूटिव, मगर कभी कभी इरेशनल मोड, यानी जब हमारा ब्रेन बिना सोचे काम करता है और बस रिएक्ट कर देता है। दूसरी तरफ जो दूसरा वाला मोड है वो है रैशनल, स्लो, कैलकुलेटिव और प्रूडेंट। इस बुक समरी का पॉइंट यही है कि हम दोनों मोड्स में से एक मोड की तारीफ करें और दूसरे को प्रेज करें, और गोल यह है कि दोनों मोड्स के गुड और बैड साइड्स को समझा जाए। चलिए दोस्तों, पहले रैशनल साइड से शुरू करते हैं। अब हम में से कई लोग ये कह सकते हैं कि रैशनल साइड यानी हमारा सोच विचार के एक्शन लेने वाला ब्रेन का फंक्शन हमेशा इंट्यूटिव साइड यानी रिएक्टिव माइंड से सुपीरियर है। हालांकि हर बार ऐसा नहीं होता, मगर अभी के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंट्यूटिव साइड यानी फास्ट माइंड रोज की लाइफ में हमारी एनर्जी सेव करती है, जैसे कुछ ऐसे रूटीन सिचुएशन जहां हमें स्लो और कैलकुलेटिव मोड ऑफ फंक्शनिंग की जरूरत होती है। जैसे कि कुछ ऐसे रूटीन सिचुएशन जहां हमें स्लो और कैलकुलेटिव मोड ऑफ फंक्शनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। बेशक लाइफ में ऐसे भी मौके होते हैं जब हमें किसी प्रॉब्लम के बारे में तसल्ली से बैठकर सोचना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में हम अपना रैशनल एस्पेक्ट यानी स्लो माइंड, जो सोच विचार कर एक्शन लेता है, उसे इस्तेमाल करते हैं। फाइनली ये रैशनल यानी स्लो माइंड और इंट्यूटिव यानी फास्ट माइंड, ये सब आपस में दुश्मन नहीं है। अक्सर ये सब मिलकर काम करते हैं। अब जैसे कि फास्ट इंट्यूटिव सिस्टम की मदद से रॉ डेटा कलेक्ट और ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, मगर उसके बाद हमारे ब्रेन का ज्यादा केयरफुल और स्लो साइड अपना काम शुरू कर देता है। दोस्तों, हम इस बुक समरी में ह्यूरिस्टिक्स और बाइसेस के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। जैसा कि हमने बताया, ह्यूरिस्टिक्स कुछ रूल्स का ग्रुप होता है, यानी एक तरह से हमारे माइंड में हैबिट जिसकी वजह से हम बहुत सी सिचुएशन में बिना कुछ सोचे हुए जल्दी से एक्शन ले लेते हैं, जैसे कि ब्रश करना, शूज पहनना, और इसकी वजह से हमारी एनर्जी कम खर्च होती है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार इससे हमें फायदा ही हो। कई बार हम इन ह्यूरिस्टिक्स पर डिपेंड होकर सिली मिस्टेक्स भी कर लेते हैं। ये बुक समरी आपको ऐसी सिचुएशन को समझने में हेल्प करेगी जब हमारे यूजुअल अजम्पशंस काम नहीं करते, यानी फास्ट माइंड गलती कर देता है, और जब हमें और भी स्लो और गहरी प्रोसेसिंग की जरूरत होती है। दोस्तों, फास्ट और स्लो थिंकिंग के कॉन्सेप्ट से पहले आता है एंकरिंग। ये एक टाइप का ह्यूरिस्टिक है जो हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर कोई हमसे पूछे कि नेल्सन मंडेला ने जेल में 30 साल कम गुजारे थे या ज्यादा, तो हो सकता है आप कहें मुझे नहीं पता और यूं ही कोई जवाब दे दें। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर कोई उसके तुरंत बाद आपसे पूछे कि नेल्सन मंडेला ने कितने साल जेल में बिताए थे, तो आप जरूर 30 के आसपास का टाइम लिखेंगे, क्योंकि जो पहला सवाल आपसे पूछा गया था उसके बेस पर आप इसका जवाब दे देंगे। अब होता यह है कि जब एंकर्स रैंडमली सेट नहीं होते तो हर चीज सही काम करती है। नेल्सन मंडेला वाले एग्जाम्पल में एंकर रैंडमली सेट नहीं था, क्योंकि मंडेला ने 30 साल जेल में काटे थे। इस तरीके से एंकरिंग आपको बेस्ट एस्टिमेशन का अंदाजा लगाने में हेल्प करता है। अब एक दूसरी सिचुएशन देखते हैं जहां ये एंकरिंग ह्यूरिस्टिक्स आपके खिलाफ यूज की गई हो। कुछ लोग पान शॉप्स यानी ऐसी दुकानें जहां पर पुराना सामान मिलता है में जाकर अपना कुछ पर्सनल सामान काफी कॉस्टली बताकर बेचने की कोशिश करते हैं, जैसे कि स्टीव ये हमेशा करता था और कई बार तो काफी सारा पैसा घर ले आता था। हालांकि इस बार वो एक ऐसी शॉप में गया जिसका ऑनर बड़ा ही लालची टाइप का था, चालबाजी में एकदम जीनियस। स्टीव बेचने के लिए मामूली सामान लेकर गया था, जैसा सामान अक्सर हम अपने घर की छत पर रखते हैं। एक छोटा सा सोल्जर का स्टैचू देखने में अच्छा था और स्टीव को लगा कि शायद उसे इसके बदले कुछ डॉलर मिल जाएंगे, तो वो ये स्टैचू लेकर पान शॉप पे गया और उसका प्राइस लगाने के लिए कहा। लेकिन अचानक दुकान वाले ने उससे पूछ लिया, तुम्हें क्या लगता है कि इस स्टैचू के तुम्हें $25 से ज्यादा मिलेंगे या कम? इस सवाल ने स्टीव को चकरा दिया।
उसने मजाक के अंदाज में कहा कि इसकी कीमत तो $25 से कहीं ज्यादा है। दुकानदार ने उसके जवाब पर ध्यान नहीं दिया और फिर पूछा, तो मैं इस छोटे से टॉय के कितने पैसे चाहिए? स्टीव फिर से अटक गया, लेकिन उसने धीरे से $30 जैसा कुछ कहा और दुकान वाले ने बिना किसी बार्गेनिंग के उसे पैसे दे दिए। उसकी इस हरकत पे स्टीव को थोड़ा शक हुआ, लेकिन फिर उसने पैसे ले लिए और शॉप से बाहर चला गया। अगले दिन उसने उस दुकान में वही टॉय देखा जिस पे $200 प्राइस लिखा हुआ था। ये बात साफ हो गई थी कि उस दुकान वाले ने उसे उल्लू बनाया था कि उस टॉय का प्राइस $25 है, और इस तरह उस धोखेबाज एंकर ने लास्ट में स्टीव को बुद्धू बना ही दिया। दोस्तों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है अवेलेबिलिटी। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आप इसके बारे में सोच सकते हैं तो ये इंपॉर्टेंट होना ही चाहिए, किसी भी दूसरे ह्यूरिस्टिक की तरह जिस पर फास्ट सिस्टम टिका है। ज्यादातर ह्यूरिस्टिक ऑफ अवेलेबिलिटी बड़ा यूजफुल होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब कोई आपसे पूछे यूरोप की सबसे बड़ी सिटी कौन सी है, आप शायद जल्दी से जवाब देंगे लंदन। इसलिए नहीं कि आपको श्योर है कि यही सबसे बड़ा शहर है, बल्कि इसलिए क्योंकि यह नाम सबसे पहले आपके दिमाग में आया। और आपका जवाब सही जवाब के काफी नजदीक था, क्योंकि लंदन यूरोप में मॉस्को के बाद दूसरी सबसे बड़ी सिटी है। इस सिचुएशन में अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक आपके फेवर में काम करती है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे कई एग्जाम्पल मिलेंगे जहां इस ह्यूरिस्टिक ने लोगों को चक्कर में डाल दिया, जिसकी वजह से उनके कंक्लूजन अननेसेसरी और इरेशनल निकले। दुनिया में सबसे ज्यादा शॉकिंग और मीडिया कवर्ड इवेंट्स बड़े बड़े प्लेन क्रैशेस ही हैं। इस तरह की बड़ी दर्दनाक घटनाओं के बाद कई दिनों तक न्यूज में इसकी रिपोर्ट्स आती रहती है। और जब आप लोगों से कार क्रैशेस या प्लेन क्रैशेस की पॉसिबिलिटीज पूछेंगे, खासकर उनसे जो दिन में न्यूज और रिपोर्ट्स देखते हैं, तो लोग प्लेन क्रैश के कंपेयर में कार क्रैश को बहुत कम बताएंगे, क्योंकि उनके माइंड में दिन रात न्यूज में देखी हुई प्लेन क्रैश की इमेजेस होती हैं। इसीलिए उन्हें लगता है कि प्लेन ज्यादा क्रैश होते हैं, बल्कि इसके रियल में कार क्रैशेस की घटनाएं कॉमन हैं और ज्यादा डेडली भी होती हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। हम सबको पता है कि शार्क बहुत डेंजरस होती है। अगर हम स्टीवन की मूवी शार्क को देखकर शार्क्स के बारे में नेगेटिव इंपैक्ट को नेगलेक्ट कर भी देते हैं, तो लोगों की ह्यूरिस्टिक ऑफ अवेलेबिलिटी का एग्जांपल इस बात से तो दे सकते हैं कि ज्यादातर लोगों को शार्क बाकी एनिमल से ज्यादा डेडली लगती है। हम में से बहुत से लोगों की शार्क के अटैक को लेकर गलत थिंकिंग भी हो सकती है, क्योंकि हमने इसे बड़े ड्रामेटिक खतरनाक रूप से देखा है, जिसे कई न्यूज एजेंसीज बड़े फोर्स तरीके से पेश करती हैं, क्योंकि ऐसी न्यूज ज्यादा लोग देखते हैं, जिसकी वजह से शार्क अटैक की एक खतरनाक पिक्चर हमारे माइंड में बन जाती है। और यही वजह है कि हम शार्क अटैक को ओवर एस्टिमेट करते हैं। हमें लगता है कि शार्क अटैक से ज्यादा लोगों की मौत होती है, लेकिन रियल में प्लेन से गिरकर मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक आता है संक कॉस्ट फैलेसी। इसका सिंपल मतलब है कि एक ऐसी सिचुएशन जहां लोग किसी बेकार के एसेट में बार बार इन्वेस्ट करते रहते हैं, ये जानने के बावजूद कि उनकी पहली इन्वेस्टमेंट इरेशनल थी और हर बार फिर से एक और इन्वेस्टमेंट करना उनकी बेवकूफ़ी है। हालांकि बड़े समझदार लोग भी कई बार ऐसा करते हैं और उन्हें लगता है ऐसे वो खुद को रिग्रेट की फीलिंग से बाहर निकाल रहे हैं, या फिर उसे गलती मानने से ही इनकार कर देते हैं। बेशक ऐसा करने से उनकी ईगो बनी रहती है और खुद पे एक झूठा यकीन भी। एक ऐसी चीज है जिसे कॉन्कॉर्ड फैलेसी कहते हैं, ऐसे रियल ऑफ सिचुएशन जो रेवोल्यूशनरी मॉडल ऑफ एयरप्लेन के दौरान हुए थे। कॉन्कॉर्ड जो यूके और फ्रेंच गवर्नमेंट का जॉइंट प्रोजेक्ट था, दोनों गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट में अपनी इन्वेस्टिंग जारी रखी, ये जानते हुए कि इसकी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी बिल्कुल नील है और कोई भी इन कॉन्कॉर्ड एयरप्लेन को अनसेफ होने की वजह से यूज नहीं करना चाहेगा। हालांकि इस प्रोजेक्ट की इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही एक काफी बड़ी रकम खर्च हुई थी, फिर भी हाई ऑफिशियल के लिए अपनी गलती को एक्सेप्ट करना इम्पॉसिबल था और ना ही वो इस प्रोजेक्ट को बैन करने के लिए तैयार थे। इसलिए इस प्रोजेक्ट में और इन्वेस्टमेंट करके अपना पैसा डुबाते गए। नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रेमिंग। फ्रेमिंग एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइप का ह्यूरिस्टिक और बाइसेस है, जिसे मीडिया मैग्नेट्स और न्यूज एजेंसीज ने बड़ा यूज किया है। फ्रेमिंग का बेस्ट एग्जाम्पल है जब हम क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि जो हमें चाहिए उसी चीज पर ऑडियंस को फोकस करने में मजबूर किया जा सके। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं। नंबर 1, क्या आप ऐसे मेडिकल प्रोसीजर को ही हाँ बोलेंगे जिसमें सर्वाइवल के 90% चांसेस हों? जब हम सेम क्वेश्चन को फर्स्ट तरीके से पूछते हैं तो हम सुनने वाले को इसके गुड साइड पर फोकस कराते हैं। नंबर 2, क्या आप ऐसे मेडिकल प्रोसीजर को हाँ बोलेंगे जिसमें डेथ होने के 10% चांसेस हों?
इसीलिए जब हम लोगों से पूछते हैं कि क्या वो ऐसा ऑपरेशन चाहेंगे जिसमें बचने के 90% चांसेस हों, तो ज्यादा लोग इस बात को एक्सेप्ट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ दूसरे वाले क्वेश्चन में हम बेड साइड यानी मोर्टेलिटी रेट पर जोर देते हुए सवाल पूछ रहे हैं। इस तरह लोग इसके नेगेटिविटीज पर फोकस करने लगते हैं और इस बात के ज्यादा चांसेस हैं कि वे ऑपरेशन रिजेक्ट कर देंगे। शॉर्ट में कहें तो हमारे सवाल पूछने का तरीका बहुत मायने रखता है और आंसर भी चेंज कर सकता है। क्रिस को पार्टीज में जाना बड़ा पसंद है, लेकिन वो ऐसे ही हर किसी पार्टी में जाने से कतराता है। इसलिए उसके फ्रेंड्स को बड़ी मुश्किल होती है उसे हर जगह अपने साथ ले जाने में। लेकिन फिर उन्हें इसका एक सॉल्यूशन मिला। वो उसे क्लब में साथ चलने के लिए बोलते थे और उसके सामने डिस्कस करते थे कि लास्ट टाइम इस क्लब में उन्हें कितना मजा आया था। वे कभी भी क्रिस को उनके साथ हुए बैड एक्सपीरियंस नहीं बताते थे और क्रिस भी इससे काफी इंप्रेस होता था। अब एक और एग्जांपल है, शायद पहले वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट। जिस तरह से हमें न्यूज दिखाई जाती है, ऑब्वियस है कि उसका मकसद यही है कि हम पर उस न्यूज का पूरा इफेक्ट पड़े। अब जैसे कि किसी टाउन में कोई रेस्क्यू मिशन चलाया गया जो अच्छी तरह निपट गया। टाउन के ज्यादातर लोग बचा लिए गए, हालांकि कुछ लोग टेररिस्ट के हाथों मारे भी गए। अब हमारे पास दो तरीके हैं इस न्यूज को फैलाने के। अगर हम रेस्क्यू टीम की तारीफ करना चाहते हैं तो हम कुछ इस तरह से कहेंगे, टाउन को बचा लिया गया, रेस्क्यू टीम ने 10,000 से ज्यादा लोगों की जान बचाई। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इस मिशन की बेइज्जती करना चाहेंगे तो बिना झूठ बोले कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, क्या हम मासूम लोगों की मौत से किसी की जान बचा सकते हैं? एक फील्ड रेस्क्यू मिशन में 50 से ज्यादा सिविलियंस ने अपनी जान गंवाई। अब इसमें कुछ चेंज नहीं किया, क्योंकि अगर कुछ सिविलियंस की जान गई है तो मिशन 100% सक्सेसफुल नहीं माना जा सकता। फैक्ट्स के सिलेक्शन और थोड़ा कुछ बढ़ा चढ़ाकर बोलने का इसमें इंपॉर्टेंट रोल है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप न्यूज देखें तो ये बात माइंड में रखें कि फैक्ट्स को डिफरेंट फॉर्म में लपेट के पेश किया जा सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्टिव फोरकास्टिंग। इफेक्टिव फोरकास्टिंग एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेन है। सिंपल तरीके से कहें तो ये तब होता है जब हम फीलिंग के बेस पर फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करते हैं। हालांकि ये प्रिडिक्शन करते वक्त हम कई तरह की मिस्टेक्स करते हैं। पहली मिस्टेक है वैकेशन की प्लानिंग करते टाइम। इसका बेस्ट एग्जांपल देखा जा सकता है। काम से ब्रेक लेकर एक वेल डिजर्व वैकेशन पे जाने की खुशी ही कुछ और होती है। एक तो हमारे माइंड में एक बढ़िया वैकेशन की इमेज होती है और दूसरा ये भी कि हमें इस बात की खुशी होती है कि चलो इस बहाने से हमें कुछ टाइम काम से ब्रेक तो मिलेगा। हम उस खुशी को ओवर एस्टिमेट करने लगते हैं जो हमें मिलने वाली है। यही हमारे डिसअपॉइंटमेंट और एक्सपेक्टेशन पूरी ना होने की सबसे बड़ी वजह है। ये सो कॉल्ड पेरिस सिंड्रोम जापानीज टूरिज्म में बहुत ज्यादा देखा जाता है। उन्हें फ्रांस में अपनी वैकेशन से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है कि कई बार इन एक्सपेक्टेशन को पूरा होना इम्पॉसिबल होता है, जिसके चलते कुछ जापानीज टूरिज्म डिप्रेशन, डिजीनेस, डैकोर्टिया या वॉमिटिंग तक फील करने लगते हैं। बेशक वे लोग बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं, कई कई घंटों तक काम करते रहते हैं, ये सोचकर कि काम से ब्रेक लेकर वे एक परफेक्ट वैकेशन पर जाएंगे जो वे डिजर्व करते हैं। लेकिन अपने सिटी ऑफ लाइट में परफेक्ट वैकेशन का सपना लेकर जब वे जाते हैं तो उन्हें मिलती है डर्टी स्ट्रीट्स, लोगों की लंबी लाइंस, बैड वेदर, महंगी चीजें वगैरह, जिसकी वजह से उनका परफेक्ट वैकेशन की खुशी डिप्रेशन में बदल जाती है। ये इंपैक्ट बाइस की दूसरी साइड है। इसे साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जा सकता है। टर्म नेग्लेक्ट को इसलिए यूज किया गया है क्योंकि अक्सर लोग अपने इम्यून सिस्टम की इस टेंडेंसी से बेखबर होते हैं कि ये फ्यूचर इमोशनल रेस्पॉन्सेज को बड़ा कर सकती है। ये देखा गया है कि जो किसी इवेंट के सिर्फ बैड एस्पेक्ट को बड़ा करके सोचते हैं उनमें स्ट्रेस रिस्पॉन्स कम होता है जब उन्हें रियल में ऐसे इवेंट फेस करने पड़ते हैं। ऐसा देखा गया है कि किसी बड़े इवेंट के बारे में सिर्फ बात करने से ही बॉडी अलर्ट हो जाती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि जब ये रियल इवेंट सच में होते हैं तो लोग पहले से ही अच्छी तरह प्रिपेयर होते हैं। इसीलिए जो जजमेंट एक्चुअली रॉन्ग होता है हमारे साइकोलॉजिकली इम्यून सिस्टम को अलर्ट कर देता है और कई बार हमें बहुत सारी प्रॉब्लम से भी बचा लेता है। ये हम सब जानते हैं कि अक्सर लोग डेंटिस्ट के पास जाने से डरते हैं। यहाँ तक कि डेंटिस्ट के क्लिनिक की स्मेल इन लोगों में डर पैदा कर देती है। उनके लिए डेंटिस्ट के पास जाना मौत से भी भयानक है। वे बुरे से बुरे सिचुएशन की इमेजिनेशन करते रहते हैं। क्या होगा अगर कुछ गलत हो गया तो, अगर मुझे कोई इन्फेक्शन हो गया तो, अगर डेंटिस्ट से कोई गलती हो जाए तो। उनकी ये अगर मगर की लिस्ट बहुत लंबी होती है।
लेकिन अगर ये लोग हिम्मत जुटाकर डेंटिस्ट के पास अपनी प्रॉब्लम लेकर जाते हैं तो डेंटल प्रोसीजर के दौरान उन्हें फील होता है कि वे तो बेकार में ही इतना डर रहे थे, एक छोटी सी चीज पर ओवर रिएक्ट कर रहे थे। वो इसलिए क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उनके साथ कुछ बुरा ही होना था, ये वो मानकर चल रहे थे। दोस्तों, आज की इस बुक समरी से आपने सीखा कि थिंकिंग एक यूनिफाइड प्रोसेस नहीं है। एटलीस्ट 2 डिफरेंट टाइप की थिंकिंग होती है, फास्ट थिंकिंग और स्लो थिंकिंग, और दोनों के एस्पेक्ट में एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। दूसरा, आपने सीखा स्लो टाइप की थिंकिंग हाईली रैशनल और कैलकुलेटिव होती है, जिसमें हम ज्यादा टाइम लगाते हैं चीजों को एवेल्यूएट करने के लिए। ये सारी पॉसिबिलिटी को कंसीडर करती है और अक्सर ये इमोशन से इन्फ्लुएंस नहीं होती। ये वाली थिंकिंग हम तब अप्लाई करते हैं जब हमें मैथमेटिक्स की कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है या फिर अपने फ्यूचर के लाइफ प्लान्स बनाने होते हैं। नंबर 3, आपने सीखा कि फास्ट थिंकिंग बहुत सी सिचुएशन में, क्योंकि ये अजम्पशन के हिसाब से एक्ट करती है जो एक तरह से थोड़ा रियल इवेंट्स पर बेस्ड होते हैं। ये बायसेस हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं, मगर ज्यादातर हालात में ये काम करते हैं, इसलिए ये यूजफुल भी हैं। फास्ट थिंकिंग ऑटोमेटिक और सबकॉन्शियस होती है और इन फास्ट प्रोसेस से अवेयर होना बहुत हार्ड होता है। नंबर 4, आपने सीखा कि स्लो और फास्ट थिंकिंग एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, ये दोनों अक्सर साथ में एक्ट करती हैं। नंबर 5, कुछ न्यूज और मार्केटिंग एजेंसीज अपनी फास्ट थिंकिंग प्रोसेस को पर्पसली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकती हैं, क्योंकि ये आपके कॉन्शियस से छुपा हुआ रहता है। नंबर 6, जब भी आप कुछ पढ़ें, खासकर न्यूज आर्टिकल्स या ऐसी कोई भी चीज, तो सो कॉल्ड फ्रेमिंग से बचकर रहें। कंटेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके क्वेश्चन के तरीके। दोस्तों, आपको ये बुक समरी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी तरह की ऑडियो बुक समरीज के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।